माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। ये फ्लक्स कौन सा है? मैग्नेटिक फ्लक्स। एज टू अपोज द कॉज दैट प्रोड्यूस्ड इट, मतलब अपने पैदा करने वाले को ही नष्ट करने की कोशिश करता है। BAVL साइन थीटा, जिसमें B जो है वो आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, L जो है वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, आपका EMF इंड्यूस होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? हाफ B ओमेगा L स्क्वायर, वेयर L इज द लेंथ ऑफ वन ऑफ द स्पोक्स। एक नए सर्किट एलिमेंट की तरह पड़ा जिसको हम लोग इंडक्टर बोलते हैं। L जो है वो आपका डिपेंड किस पे करता है? शेप ऑफ द लूप पे और मीडियम पे। प्लस माइनस 2n, तो प्लस वाला केस सेम डायरेक्शन का और माइनस वाला केस ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए यूज हो जाएगा, है ना। P इनपुट इज इक्वल टू P आउटपुट मान के चलते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर में। तो T इक्वल्स टू 0 पे हम लोग क्या बोलते थे? उसको शॉर्ट सर्किट बोलते थे, और T इन्फिनिटी के ऊपर हम लोग बोलते थे कि फुली चार्ज कैपेसिटर जो है वो ओपन सर्किट हो। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं EMI के बारे में। तो रैपिड रिवीजन है और इस सीरीज के अंदर हमने पूरी 11th कर ली है और अब 12th में भी हम लोग अंत की ओर बढ़ रहे हैं। EMI, AC, EM वेव्स और उसके बाद में मॉडर्न सेमीकंडक्टर ऑप्टिक्स जो है वो बचेगा आपका। तो बेसिकली जैसे जैसे आप लोगों का नीड जो है वो नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे हमारा सिलेबस यहाँ पे खत्म होने की कगार पर है। जिन बच्चों को भी ये है कि हम जल्दी से कुछ देखना चाहते हैं या मान लीजिए नोट्स रिवाइज करना चाहते हैं, वो लोग इस लेक्चर को खोल के एक बार देख लें, खट से उन लोगों का रिवीजन जो है वो हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के अंदर बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स की, जिसमें फाई की वैल्यू हम लोग लिखते हैं B डॉट डी ए या फिर सिंपली BA कॉस थीटा, जिसके अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ली जाती है। यहाँ पर B डॉट डी ए लिया, वहां पर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स की यहाँ पर चर्चा हुई और इसी चेंज इन फ्लक्स के कारण जो फेराडे ने लॉ दिए थे, उन्होंने यही बोला था कि जब भी फ्लक्स के अंदर कोई भी बदलाव होगा तो एक इंड्यूस्ड EMF आएगा जिसकी वैल्यू क्या होगी? माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। ठीक है, माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। ये फ्लक्स कौन सा है? मैग्नेटिक फ्लक्स है और ये आपका क्या था? इंड्यूस्ड EMF। इसी इंड्यूस्ड EMF की सारी चर्चा है और इसी इंड्यूस्ड EMF को लेकर हम लोगों को आगे बढ़ना है। ठीक है भाई, है ना। तो Faraday's law of electromagnetic induction and induced EMF is set up whenever the magnetic flux linking that circuit changes, या magnitude of the induced EMF in any circuit is proportional to the rate of change of magnetic flux linking the circuit, यानी एप्सिलॉन is proportional to d phi by dt या E equals to माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। हम लोग बता चुके हैं। माइनस साइन जो है इसके बारे में चर्चा किसने की थी? लेंज लॉ ने, जिसने डायरेक्शन बताया था कि इंड्यूस्ड EMF जो है उसका डायरेक्शन कैसा है या फिर करंट फ्लो का डायरेक्शन जो है वो अल्टीमेटली सर्किट में कैसा आने वाला है। तो लेंज ने बोला कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज ऑलवेज सच एज टू अपोज द कॉज दैट प्रोड्यूस्ड इट, मतलब अपने पैदा करने वाले को ही नष्ट करने की कोशिश करता है। ये हमारे इंड्यूस्ड EMF का डायरेक्शन होता है। लॉ ऑफ EMI माइनस डी फाई बाई डी टी, ई की वैल्यू नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट इंड्यूस्ड EMF अपोजेस द चेंज ऑफ द फ्लक्स, मतलब एरिया बढ़ने के कारण अगर आया है तो ऐसे करंट घूमेगा कि एरिया कम हो। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने के कारण आया है तो ऐसे करंट घूमेगा कि वही मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन के अंदर कम हो जाए। ठीक है, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में ले। मैग्नेटिक फील्ड कम होने के कारण आया है तो उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने की कोशिश करेगा। ये सबके आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हुए हैं, बार बार इनको बताने की आपको जरूरत नहीं है। इसके बाद में बात आती है आपकी मोशनल EMF की, और मोशनल EMF की जब बात करते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं? E इक्वल्स टू BVL या फिर BAVL साइन थीटा, जिसमें B जो है वो आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, L जो है वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, V इज द वेलोसिटी, थीटा इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ मोशन इन द कंडक्टर। ठीक है, मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना। तो आप जो लिखते हैं उसी वाली चीज को बार बार रिपीट करते आ रहे हैं। EMF इंड्यूस्ड किसी भी अगर रोटेटिंग रॉड की अगर बात करें तो उसमें जो EMF इंड्यूस होता है उसकी वैल्यू होती है हाफ B ओमेगा L स्क्वायर। यहाँ पर हमारा हिंज पॉइंट है, इस बात को ध्यान रखते हुए यहाँ पर इसको ओमेगा से घुमा दिया गया है। ये सब चीजें वही एक्स पे जाके dx का एलिमेंट लेकर डिराइव की थी, अगर आपको याद आ रहा हो तो ये EMF इंड्यूस की वैल्यू हाफ B ओमेगा L स्क्वायर। और ये जो आप लोग अब वैल्यू देख रहे हो इसके अंदर बैटरी किस तरह से बनेगी वो भी आपको बता रखा है। तो अगर ये वाला पॉइंट A है और ये वाला पॉइंट B है तो बैटरी बनने की डायरेक्शन किस तरह से डिसाइड होगी ये भी आप लोग जानते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए एक व्हील है जो एक अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट कर रहा है, तो उसमें इफेक्टिव EMF बिटवीन द पेरिफेरी एंड द सेंटर भी हाफ B ओमेगा L स्क्वायर होता है। पेरिफेरी और सेंटर भाई यहां से फिक्स कर दिया ना। तो बेसिकली ये जो स्पोक्स हैं इनको क्या बोलेंगे? स्पोक्स। जैसे अपन लोग बोलते हैं ना कि व्हील के अंदर जो आपको पतली पतली सी लाइनें नजर आती हैं साइकिल के व्हील में, उसको स्पोक्स बोलते हैं। दीज आर द स्पोक्स। और अगर अंदर की तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड है तो आप लोगों को मिलेगी इस डायरेक्शन में बैटरी, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो मैग्नेटिक जो आपका EMF इंड्यूस होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? हाफ B ओमेगा L स्क्वायर, वेयर L इज द लेंथ ऑफ वन ऑफ द स्पोक्स, या इस केस में रेडियस भी आप लोग बोल सकते हैं।
ठीक है। तो कॉइल रोटेशन इन मैग्नेटिक फील्ड सच दैट एक्सिस ऑफ रोटेशन इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो गई तो इन दैट केस हम लोग बोलते हैं ई की वैल्यू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, जिसमें जो एन बी ए ओमेगा वाली जो वैल्यू है इसको आप लोग ई नॉट या एम्पलीट्यूड या मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बोल सकते हैं। ठीक है, ये आ गई हमारे पास में, और ये हमारे पास में सारी वैल्यू एन ए ओमेगा क्या क्या होता है ये वाली बात आप लोग जानते हैं। मैग्नेटिक इंडक्शन की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, मतलब ये तो आपका ईएमएफ हो गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ। बी जो है वो मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड, जैसे भी आप लोग इसको नाम देना चाहें। दिस इज नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज ऑब्वियसली इंड्यूस्ड ईएमएफ, ई छोटा ये वाला ई है ना। तो एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, जिसको प्यार से क्या बोला गया, ई इक्वल्स टू ई नॉट, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने में आ गया है, ये मैक्सिमम आपका क्या है, ई है। ठीक है, यानी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी मैक्सिमम वैल्यू, या इसको आप लोग एम्पलीट्यूड की तरह भी यूज कर सकते हैं कि दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, सेल्फ इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्टेंस। तो जब आपने सेल्फ इंडक्शन के बारे में पढ़ा तो एक ही कॉइल, यानी आपने एक सोलेनॉइड ले लिया और उसी सोलेनॉइड को फिर आपने एक नए सर्किट एलिमेंट की तरह पढ़ा जिसको हम लोग इंडक्टर बोलते हैं। ठीक है ना भाई, तो ये इंडक्टर की जो चर्चा थी वो यहीं से आई थी, सेल्फ इंडक्शन से, और हमने पढ़ा था कि फाई की वैल्यू सेल्फ इंडक्शन के केस में लाई होती है वेयर एल इज द कांस्टेंट, है ना, एल ही यहाँ पर कांस्टेंट है, और ये जो एल है इसी को हम लोग सेल्फ इंडक्शन का कांस्टेंट या फिर इंडक्टेंस के नाम से जानते हैं। तो व्हेन अ करंट फ्लोइंग थ्रू अ कॉइल इज चेंज्ड, इसके अंदर जो करंट बह रहा है अगर मैं उसको बदलूंगा तो फ्लक्स लिंकेज भी बदलेगा, और क्योंकि फ्लक्स लिंकेज बदलेगा तो इसी चेंज इन फ्लक्स के कारण एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। वो इंड्यूस्ड ईएमएफ ऐसे आएगा कि वो चेंज को अपोज करे, यही वाली कहानी। तो यही लिखा है, when a current flowing through a coil is changed, the flux linking with the coil with its own winding changes due to change in linking flux with the coil and EMF is induced। ठीक है, हाँ, इस चेंजिंग फ्लक्स के कारण क्या आता है बेटा, एक EMF आता है ना, which is known as self induced EMF, and this phenomenon is known as self induction। This induced EMF opposes the cause of induction, obviously ये तो है ही लेंज लॉ के थ्रू, the property of coil of the circuit due to which it opposes any change of current coil। ठीक है, और the circuit is known as self inductance, और इसी की यूनिट क्या थी बेटा, हेनरी। ये वाली बात भी हम जानते हैं। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L डिफाइन होता है phi अपॉन I से, ये बात हमें पता है। वहीं से क्या आता है बेटा, phi इक्वल्स टू I जो है वो करंट इन द सर्किट है, और यहाँ से phi जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर आप लोगों को चेंज के बारे में बताया गया है। ठीक है, phi होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। L की डिपेंडेंसी ना तो phi पे है ना ही I पे है, जैसे R की डिपेंडेंसी नहीं होती थी V और I पे, और C की डिपेंडेंसी नहीं होती थी Q और V पे, उसी प्रकार से हम लोग बोलते हैं कि L की डिपेंडेंसी ना phi पे है ना ही I पे है। L जो है वो आपका डिपेंड किस पे करता है, शेप ऑफ द लूप पे और मीडियम पे। ठीक है, तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो माइनस डी फाई बाई डी टी हम लोग जानते हैं, तो E की वैल्यू जो है वो हो जाती है माइनस एल डी आई बाई डी टी। एल क्योंकि कांस्टेंट है इस कारण से ये रिजल्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, माइनस एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, ये कंडीशन वही है, देखो एल कांस्टेंट है तो ये वाली वैल्यू मिलेगी, है ना भाई। कॉम्बिनेशन कर लो अब इसका, जैसे रेजिस्टेंस में जोड़ते थे उसी तरह का कॉम्बिनेशन यहाँ पे आता है। तो सीरीज में एल की वैल्यू होती है भाई L1 प्लस L2 अप टू Ln, है ना, सिंपल। और पैरेलल में वैसे ही रेजिस्टेंस वाला 1/L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2 अप टू 1/Ln। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके बाद में बारी आई भाई म्यूचुअल इंडक्शन की। तो म्यूचुअल इंडक्शन में एक में जो चेंज है उसके कारण दूसरे के अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा उसकी चर्चा करेंगे। इसके ऊपर बेस्ड एक डिवाइस है, उसका नाम क्या होता है सर, ट्रांसफार्मर। खूब पढ़ा है हमने। इफ टू इलेक्ट्रिक सर्किट्स आर सच that the magnetic field due to current in one is partly or wholly linked with the other, the two coils are said to be electromagnetically coupled. Then any change of current in one produces change in magnetic flux in the other and later opposes the change by inducing an EMF within itself. This is called as mutual induction, and induced EMF in the later circuit due to change of current in the former is called mutually induced EMF. Circuit in which the current is changed is called the primary, जिसमें हम लोग करंट बदल रहे हैं उसको प्राइमरी बोलते हैं। ठीक है, और जिसके अंदर चेंजेस हो रहे हैं इस चेंज इन करंट के कारण उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी बोलते हैं। मतलब जिसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ है उसको सेकेंडरी बोलते हैं। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन between the electromagnetically coupled circuit in the magnetic flux linked with the secondary per unit current in the primary, तो जैसे phi बराबर लाई पड़ा था, अब phi बराबर माई हो जाएगा, mi। ठीक है, phi बराबर अब mi हो जाएगा। वापस से m की वैल्यू भी इस बात पर डिपेंड नहीं करती
कि आपके फाई की वैल्यू और आई की वैल्यू क्या है। वापस वही ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंडेंट है, तो ज्योमेट्री ऑफ लूप्स, मीडियम, ओरिएंटेशन एंड डिस्टेंस ऑफ द लूप्स, मतलब अगर बहुत दूर रखे हैं तो अलग बात है, बहुत पास रखे हैं तो अलग बात है, छुआ के रखे हैं तो अलग बात है, एक को सीधा एक को टेढ़ा रखा है तो अलग बात है, किसी एंगल पे रखा है 90 डिग्री पे रखा है तो अलग बात है। ये सब कहानी यहाँ पर आती है। ठीक है, तो ई की वैल्यू जैसे हम लोग पहले लिखा करते थे, तो यहाँ पर आ जाएगी माइनस एम डी आई बाई डी टी, एम की वैल्यू कॉन्स्टेंट मानते हुए यह एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इफ टू कॉइल्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L1 L2 आर वुंड ओवर ईच अदर, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू एम की वैल्यू के टाइम्स ऑफ रूट L1 L2 होती है। ये फिक्स है वाली वैल्यू, इसको याद रखें। ऑल्दो हमसे नीट में के ऊपर सवाल जो है वो नहीं पूछे गए हैं, और एम्स में किसी जमाने में एक आध बार पूछा गया था। कपलिंग फैक्टर आपको ज्यादा काम में नहीं आता, इसको हम लोग कपलिंग कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। तो जनरली एम की वैल्यू जो है वो के की वैल्यू 1 मान के लिखी जाती है, तो उसकी वैल्यू आ जाती है अंडर रूट L1 L2, सिंपल। ठीक है, अगर दो कॉइल सेम डायरेक्शन में है और सीरीज में कनेक्टेड है, तो सेम डायरेक्शन में मतलब उनमें करंट भी एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों को ऐसे ही बनाया गया है, तो ऐसे में L इक्विवेलेंट जो होगा वो L1 प्लस L2 प्लस 2M हो जाएगा। ठीक है, अब दो कॉइल्स तो ली है पर ऑपोजिट डायरेक्शन में वूंड कर दिया है, पर सीरीज में जोड़ा है, तो यहां पर -2M आ जाएगा। ठीक है, तो L इक्विवेलेंट को कई बार इसीलिए ऐसे लिख दिया जाता है L1 प्लस L2 प्लस -2M। तो प्लस वाला केस सेम डायरेक्शन का और माइनस वाला केस ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए यूज हो जाएगा। ठीक, इसके बाद में बताया कि भाई अगर पैरेलल में हुई तो पैरेलल में ये वाला फॉर्मूला है ना। ऑल्दो इसके ऊपर आज तक सवाल पूछा नहीं गया है, तो आप लोग चाहें तो इस वाले पार्ट को स्किप कर दें। सीरीज के ऊपर सवाल जो है वो पूछा गया है, पैरेलल पे आज तक सवाल नहीं पूछा गया है। इसके बाद में आते हैं मिस्टर ट्रांसफॉर्मर, और ट्रांसफॉर्मर्स में सब लोग जानते हैं प्राइमरी वाइंडिंग होती है, एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, एक सॉफ्ट आयरन का कोर होता है जिसके ऊपर इन वाइंडिंग्स को लगाया जाता है। ट्रांसफॉर्मर रेशो जो है उसके हिसाब से हम लोग सारी वैल्यूज जो है वो निकालते हैं। तो जो E1 अपॉन E2 होता है या E2 अपॉन E1 जो होता है ना, P इनपुट इज इक्वल टू P आउटपुट मान के चलते हैं आइडियल ट्रांसफॉर्मर में। और क्योंकि इनपुट आउटपुट पावर यहाँ पर सेम होती है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलो, पावर होती है VI, है ना, तो ES इंटू IS, ये तो हो गई सेकेंडरी वाली, और इधर कौन सी आ गई, EP इंटू IP। तो यहां से जो एक्सप्रेशन सीधे सीधे निकल के आता है वो क्या आता है, EP अपॉन ES इज इक्वल टू IS अपॉन IP। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू यहां से निकल के आती है, वही यहां लिखा है, इसमें ES अपॉन EP लिखा है। E2 जो है वो सेकेंडरी का है और E1 जो है वो प्राइमरी का है, तो यहाँ पर वैल्यूज उल्टी आ रही है, प्राइमरी अपॉन सेकेंडरी हम यहाँ पर लिखा है, यहाँ IS अपॉन IP लिखा है, और ये टर्न रेशो के हिसाब से लिखा हुआ है N2/N1। भाई जितने टर्न होंगे उतने मल्टीप्लाई करोगे तो टर्न्स को मल्टीप्लाई करके आंसर आता है, तो ये ट्रांसफॉर्मर रेशो के नाम से भी जाना जाता है। साथ में एफिशिएंसी किसी भी ट्रांसफॉर्मर की निकालनी है तो आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो आपको एफिशिएंसी जो है वो भी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सोलेनॉइड के बारे में चर्चा की गई है, मतलब भाई जो आपका सर्किट एलिमेंट अब इंडक्टर बन गया वो, तो उस इंडक्टर में जो सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू लिखते हैं जिसपे कई बार सवाल पूछा गया है, वो वैल्यू होती है म्यू नॉट N स्क्वायर A इंटू I। ठीक है, इस वैल्यू को सब लोगों को याद रखना है ना भाई। हाँ, ये वाली वैल्यू को याद रखना है। बी तो अपन जानते ही हैं भाई, म्यू नॉट NI होता है, तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है। तो म्यू नॉट N स्क्वायर AL, ये वाली वैल्यू को सब लोग याद रखें जिससे आपको सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू में कोई दिक्कत ना दिखे। सारी की सारी जो वैल्यू है वो हमें साफ देखने को मिलती है कि वो किस पे डिपेंडेंट है, जो आपकी ज्योमेट्री है, जो आपका शेप है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। इसके अंदर ना तो करंट का कोई रोल दिखेगा ना ही फाई का कोई रोल दिखा, या हम इसको L कर लो, N स्क्वायर AL। ठीक है, सुपर कंडक्शन लूप इन मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात किया गया है, जिसमें R की वैल्यू को 0 कर दिया गया, जिसके कारण जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो भी 0 हो गया और फाई टोटल जो है वो कांस्टेंट हो गया। तो सुपर कंडक्टिंग लूप में फ्लक्स के अंदर कोई बदलाव नहीं होता, ये वाली बात ध्यान रखें, या ऐसा बोलो कि 100% ऑपोजिशन जो है वो मिल जाता है। इंडक्टर के अंदर एनर्जी स्टोर्ड क्या होती है, हाफ Li²। एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ टू लूप्स के बारे में भी बताया गया है, जो आपके अभी काम का नहीं है। ठीक है, ग्रोथ ऑफ करंट, तो ग्रोथ ऑफ करंट क्यों, क्योंकि ये टाइम डिपेंडेंट सर्किट होता है। इंडक्टर एकदम से तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग होती नहीं है सर, आपके कैपेसिटर की तरह। तो जैसे कैपेसिटर में आपकी इक्वेशंस होती है ना Q वाली, वैसे यहाँ पे करंट वाली इक्वेशन होती है। तो I की वैल्यू हो जाती है यहाँ पे I0 1 माइनस E की पावर माइनस T/टाउ। यहाँ पर टाउ जो है वो L/R है, टाउ मतलब टाइम कांस्टेंट, L/R ये वाली वैल्यू। ठीक है, और I0 का मतलब क्या है यहाँ पे,
ई नॉट बाय आर। किसी भी टाइम टी पे अगर आप करंट लिखना चाहते हैं तो ये तरीका है ना। तो यहां पर वो सारी वैल्यूज ट्रू है, 37% डिस्चार्जिंग, 63% चार्जिंग, है ना। तो 63% चार्ज कितनी देर में हो गया, एक टाइम कांस्टेंट, 37% डिस्चार्ज कितनी देर में हो गया, एक टाइम कांस्टेंट, वो सारी वैल्यूज यहां पर आती है। तो एल जो है वो ऑपोजिट बिहेवियर दिखाता है कैपेसिटर से, तो हम बोलते हैं एल बिहेव्स एज ओपन सर्किट एट टी इक्वल्स टू 0। टी 0 पे इंडक्टर एक ओपन सर्किट की तरह बिहेवियर दिखाता है, और एल बिहेव्स एज अ शॉर्ट सर्किट एट टी इक्वल्स टू इंफिनिटी। कैपेसिटर में ठीक इसका उल्टा होता था, टी 0 पे कैपेसिटर आपका शॉर्ट सर्किट होता था, है ना। अगर यही वाली बात कैपेसिटर की जाए तो टी इक्वल्स टू 0 पे हम लोग क्या बोलते थे, उसको शॉर्ट सर्किट बोलते थे, और टी इंफिनिटी के ऊपर हम लोग बोलते थे कि फुली चार्ज कैपेसिटर जो है वो ओपन सर्किट हो गया। तो एकदम उल्टा हो गया, है ना। अब एल बाय आर की वैल्यू अगर लार्ज रहेगी और एल बाय आर की वैल्यू अगर स्मॉल रहेगी, तो हम लोग जो ग्राफ बनाते हैं आई वर्सेस टी का, वो ग्राफ, ये ग्रोथ ऑफ करंट का जो ग्राफ है वो आप लोग यहां पर देख सकते हैं किस तरह का बन रहा है। तो पहले और दूसरे ग्राफ में क्या कंपेयर किया गया है, टाइम कांस्टेंट को कंपेयर किया गया है, ठीक है। डिके ऑफ करंट अगर करना है तो आई इक्वल्स टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, वन माइनस वाली टर्म जो है वो चली जाती है और सिंपली आई इक्वल्स टू आई नॉट टी की पावर माइनस टी बाई टाउ आ जाता है। टाउ वापस से वही है एल बाई आर, उसकी वैल्यू में कोई बदलाव नहीं है। और जो करंट डिके है, तो करंट घटता हुआ आप लोगों को साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है, एक टाइम कांस्टेंट में 37% वाली जो वैल्यू है वही यहाँ पर निकल के आती है, ठीक है। तो ईएमआई के अंदर यही वाले पार्ट्स हैं जो आपको ढंग से आने चाहिए। बाकी आप नोट्स के अंदर जब देखेंगे कि भाई मैग्नेट पास जा रहा है, दूर जा रहा है, दो मैग्नेट एक साथ मूव कर रहे हैं, कॉइल के आसपास रख के मूव कर रहे हैं, करंट बढ़ा रहे हैं, कभी मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हैं, ये वाले सारे क्वेश्चंस और इनके एग्जांपल्स को देखना बहुत जरूरी है। क्लास के अंदर हमने असंख्य ऐसे एग्जाम्पल किए हैं। आशा करूंगा कि आप सभी लोग क्लास के नोट्स को बहुत ध्यान से पढ़ें और इस वाले चैप्टर को अपना एकदम स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना लेंगे, इसका सवाल तो गलत नहीं करना है, ठीक है। चलो, तो अगले चैप्टर के अंदर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, सायोनारा एंड जय हिंद।